हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निम्स यानी नीट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम देखने वाले हैं प्रारंभ सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि प्रारंभ सीरीज में हम नीट के प्रीवियस 10 ईयर के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, और आपको ये भी बता दिया गया था कि आपको जब भी हम कोई भी लेक्चर देखना स्टार्ट करें तो उसके पहले थ्योरी रिवाइज करके आनी है, और जैसे ही हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी प्रारंभ सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे टॉपिक होगा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। होपफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसकी यूनिट बताना है आपको। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T का जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है वो क्या निकल के आ जाता है, वो होता है K A डेल्टा T अपॉन L। यहां पर K आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, तो अगर हम K का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या बनेगा, K इज इक्वल्स टू डेल्टा Q इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा T इंटू स्मॉल t। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा कैपिटल T जो है वो टेम्परेचर है और स्मॉल t क्या है, टाइम पीरियड। आगे देखते हैं, देखिएगा एक चीज और पता होगी आपको कि जूल, मतलब अगर हम इसकी यूनिट देखें, क्योंकि देखिए आपको पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में यूनिट, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट डायमेंशन बताना है। तो आपको पता है कि Q की यूनिट हो जाएगी जूल, लेंथ की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर, अपॉन ऑफ एरिया की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी आपकी केल्विन, और इसके साथ ही टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। एक बात बताइएगा, जूल पर सेकंड क्या हो जाता है आपका, वॉट। तो ये बन गया आपका वॉट, नीचे मीटर स्क्वायर है ऊपर मीटर है, तो ये बन जाएगा आपका मीटर इनवर्स, और केल्विन भी ऊपर जाके बना देगा केल्विन इनवर्स। तो क्या बनेगा आपकी यूनिट, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार आप पॉज करोगे और सॉल्व करोगे। होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। मतलब जो आपका फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो आप ये कह सकते हो ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो K हो जाएगा कांस्टेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, F अपॉन V के बराबर। ठीक है, आपको यूनिट बतानी है। देखिए फोर्स को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी V है ही। ठीक है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, kg। जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका देखिएगा यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 सेकंड ऊपर नीचे -1 है तो ऊपर जाके +1 बना लेगा। तो जो आपकी यूनिट निकल के आएगी वो आएगी kg इंटू सेकंड इनवर्स। तो देखते हैं चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, kg इंटू सेकंड इनवर्स मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चीज और, जो K होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चीज और देखिएगा, यहां पर आपको यूनिट पूछी है, और यहां पर चार्ज की यूनिट को, मतलब चार्ज को आपको A और T में नहीं चेंज करना है, डायरेक्ट चार्ज की यूनिट रखनी है। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, कूलम, और 2 कूलम है मतलब कूलम स्क्वायर, अपॉन आपको पता है कि 4 पाई कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको बतानी है, और वही R स्क्वायर हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसे एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, फोर्स नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स इनटू मीटर स्क्वायर।
ठीक है, फोर्स की यूनिट आपको पता ही है न्यूटन हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट में ही आया हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। होपफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए एक चीज और है, जो आपके एंगल होते हैं, कोई भी एंगल हो, एंगल का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, जो आर्क है वो भी आपकी एक लेंथ है और रेडियस भी आपकी एक लेंथ है। तो इस तरह आप ये कह सकते हो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 होगा, मतलब कि एंगल जितने भी होते हैं वो एंगल जितने भी होते हैं, ठीक है सर कुछ टेक्निकल ग्लिच है, डोंट वरी। तो जो एंगल होते हैं वो आपके डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। इसके बात करते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो आपका प्लेन एंगल है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके शायद तक थोड़ी बहुत सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए जो आपका प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल की यूनिट हो जाती है रेडियन, और जो आपका सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी स्टेरेडियन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन एंड बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। तो आपको दिखा है कि दोनों डायमेंशनलेस है, मतलब नो डायमेंशन, लेकिन दे हैव यूनिट्स, सो दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आया होगा आपको, तो आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट्स। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन रिसेंटली नीट 2023 में आया है। अ मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर and length is equals to 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density, density के measurement में maximum possible percentage error क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसका जो मास है वो कितना है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। उसके बाद बात की गई है रेडियस की, रेडियस दिया है आपका 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर। आगे चलते हैं, अगला हमें बात की गई है लेंथ की, लेंथ इज इक्वल्स टू है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर में दोनों चीजें, जैसे लेंथ के साथ लेंथ फ्रैक्शन में आती है, रेडियस के साथ रेडियस फ्रैक्शन में आता है। तो जब फ्रैक्शन में यही चीजें आती हैं तो आपको यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं आगे। आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात किसकी की गई है, बात की गई है मेटल वायर के लिए। और वायर कैसा होता है, अगर आप इस पेन को देख रहे हो तो इसी तरह का होता है वायर, मतलब कैसा होता है सिलेंड्रिकल। तो अगर वायर सिलेंड्रिकल होता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एल। अब परसेंटेज एरर का एक तरीका होता है, जब भी आप परसेंटेज एरर निकालो तो हमेशा आपको यही तरीका फॉलो करना है। कैसा, चलिए देखते हैं। डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू, अब आपको दिख रहा है वॉल्यूम मास ऊपर, तो मास के लिए भी हम सिमिलर फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब डेल्टा एम अपॉन एम प्लस। एक चीज में कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि ये चीज डिनोमिनेटर में है तो हम यहां माइनस लगाएंगे। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर में हमेशा आप एडिशन ही करोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां पर पाई तो आपका कांस्टेंट है तो उसमें कोई एरर आ ही नहीं सकता। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेडियस की। अब रेडियस की पावर में है 2, तो जो चीज होगी पावर में वो आ जाएगी कोएफिशिएंट में। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर प्लस, आपको पता है कि लेंथ की पावर 1 है तो यहां पर कोएफिशिएंट भी 1 रहेगा, मतलब 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल। अगर ये तरीका करना आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं,
बस वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो चलिए देखते हैं इसके आगे हमें पेज स्लाइड मिली है कि नहीं। हाँ, हमारे पास जगह है, तो हम अब इस स्लाइड में आगे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा था हम लोगों ने लास्ट पेज में? डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ये लिखा था ना? चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू, मास में क्या लिखा हुआ था? मास में लिखना है, देखिए ये एरर है और ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो एरर क्या है? 0.002 और एक्चुअल वैल्यू है 0.4। चलिए लिखते हैं, ये हमारा 0.002 अपॉन 0.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, चलिए देखते हैं रेडियस में क्या लिखा था। रेडियस में है 0.001 अपॉन 0.3। हम लिख देंगे 0.001 अपॉन 0.3 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू लिखनी है। डेल्टा एल हमारा 0.02 और लेंथ है हमारी 5 एक्चुअल लेंथ। तो क्या हो जाएगा? 0.02 अपॉन लेंथ इज 5। आगे चलते हैं। सो डेल्टा डी अपॉन डी, एक चीज और है, परसेंटेज एरर है तो आपको फाइनली फिर 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आपने यहां परसेंटेज लगाया तो आपको पूरे से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने 100 का 0.002 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? ये 0.2 अपॉन 0.4 प्लस 2 इधर गया तो ये बन गया 0.002 और फिर से 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 0.2 अपॉन 0.3। आगे चलते हैं, प्लस ये 100 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया आपका क्या? 2 अपॉन 5। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2/4 मतलब 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5। चलिए कॉमन लेते हैं, तो 2, 3 और 5 इन सब का हम लोग अगर डेसिमल लेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमें लेना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में 30। अगर हमने डिनोमिनेटर में 30 लिया तो ऊपर हमारा आ जाएगा 15 प्लस ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 10, 2 जा 20 प्लस इधर आ जाएगा हमारा 5 है मतलब 6 जा 12, ठीक है। ऐड ऑन करते हैं तो 20, 12 हो गया 32 और 15 47 मींस 47 अपॉन 30, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लेंगे, देखिएगा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कैसे दिए गए हैं। ऑप्शन है 1.3, 1.6, 1.4, 1.2, करीब करीब ये ऑप्शन है, तो ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 47 अपॉन 30। आपको पता है कि 3 16 जा या फिर 16 3 होता है 48, तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15, अच्छा 30 है तो आ जाएगा हमारा 1.566, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए 1.566 किसके करीब है? तो आपको 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 दिया नहीं है, 1.6 है, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए 1.6। मतलब 1.566 इज सिमिलर टू 1.6। और आप निकाल किस चीज में रहे हो? ये चीज परसेंटेज एरर निकाल रहे हो, तो डेल्टा डी अपॉन डी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी 1.6, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। परसेंटेज एरर का कांसेप्ट लगातार ही रिपीट हुआ है, तो आपको हमेशा से ये चीज देख के ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट 2023 का ही क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो कि इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं इन अ सिंगल नीट। ओके, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। The error in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply। क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि यहाँ पर कैसा फ्लक्चुएशन हो रहा है? अनप्रिडिक्टेबल। तो इनमें से आप एक बार सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा पर्सनल एरर, दूसरा लीस्ट काउंट एरर, तीसरा रैंडम एरर और चौथा इंस्ट्रूमेंटल एरर। साफ साफ अनप्रिडिक्टेबल का मतलब हो जाएगा रैंडम, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रैंडम एरर मींस ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ हमारा नीट 2021 में, स्क्रू गेज से रिलेटेड है। एक बार क्वेश्चन देखिएगा और पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, होपफुली आपने क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व किया होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका स्क्रू गेज से। A screw gauge give the following reading when used to measure the diameter of a wire। एक आपके पास वायर है, इसको आप स्क्रू गेज के बीच में फंसा के इसका डायमीटर मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू 52 डिवीजन। गिवन दैट
1 millimeter on main scale correspond to 100 division on circular scale. Okay, so the diameter of the wire from the above data is, ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है वो है आपकी 0 मिलीमीटर। एक चीज और ध्यान देना कि आपके सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इस चीज पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग, यहाँ पे स्केल है, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 52 डिवीजन। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करिस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब इसकी जो पिच है वो है आपकी कितनी 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं, वो है आपके कितने 100। ऑलराइट, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर हमें क्या चीज निकालनी है, डायमीटर। मतलब जो भी चीजें आंसर निकालनी है हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया, डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मेन स्केल रीडिंग दी गई है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दी गई है, लेकिन क्या नहीं दिया गया है, लीस्ट काउंट। तो चलिए पहले निकालते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, फॉर स्क्रू गेज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो देखिए पिच की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100, ये चीज मिलीमीटर में आ रही है। ठीक है, तो आपका जो लीस्ट काउंट निकल के आया है वो निकल के आया है 0.01 मिलीमीटर। याद रखिएगा मिलीमीटर है और आपके सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब हम निकालते हैं, देखिएगा डायमीटर, देखिए अगला पेज खाली है या नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला पेज खाली मिला हुआ है। तो डायमीटर इज इक्वल टू आ जाता है हमारा क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, सो मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 0 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सॉरी लीस्ट काउंट है हमारा कितना 0.01 मिलीमीटर इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दी गई है 52। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें क्वेश्चन में थी 52। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा डायमीटर वो कितना निकल के आएगा 0.052। क्या ये सही आंसर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए अपना, ऑप्शन नंबर ए या डी? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अभी जो हमारा आंसर आया वो किस चीज में आया, मिलीमीटर में 0.052। एक चीज और हमने शायद तक, ठीक है, आंसर अभी मिलीमीटर में निकाला है 0 मिलीमीटर। ओके, और हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं 1/100, पिच इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर। तो हमारा जो आंसर मिलीमीटर में निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 मिलीमीटर। 52 को 0.01 से मल्टीप्लाई करने पर 0.52 मिलीमीटर आ रहा है, लेकिन आंसर हमें निकालना है सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की फॉल्ट थी, होपफुली आपको अब तक समझ आ गया होगा। तो एक बार देखिएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज पूछ सकते हो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2020 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, है ना, लीस्ट काउंट क्वेश्चन में दिया गया है 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। मींस नंबर ऑफ डिवीजन की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी गई है। कितनी है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो दिया गया है आपको 50, और आपसे बोला गया है पिच निकालने के लिए। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला लिखा था, तो होपफुली आपने अब तक क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पिच निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला बताया था, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए बोला गया है पिच, तो पिच निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ओके, तो लीस्ट काउंट क्वेश्चन में कितना दिया गया है 0.01 मिलीमीटर। इस बार भी मिली, अच्छा सारा ऑप्शन मिलीमीटर में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.01 इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए गए हैं 50। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर।
और 0.5 मिलीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है उड़ीसा नीट 2019 में। ठीक है, 2019 में 2 नीट एग्जाम हुए थे, उनमें से जो सेकंड नीट एग्जाम हुआ था स्पेसिफिकली उड़ीसा के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ये है आपके वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। होपफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। मतलब कि आपके वर्नियर कैलिपर पे n डिविजन्स पर सेंटीमीटर है। उसके बाद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, n डिवीजन या फिर n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n, ओके, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो देखिए आपको अगर वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है। ठीक है, और आपसे बोला क्या गया है कि आपको निकालना है यहां पर लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है, देखिए नेक्स्ट पेज है या नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है नेक्स्ट पेज, तो हम लोग सॉल्व करके देखेगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 सर्कुलर, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ठीक है, हमें एज इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन यहां पर लिखना है, और हमें वर्नियर स्केल डिवीजन को भी मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में लिख लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन n इनटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, समझ आया आपको, जो हम लोगों ने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहां पर निकाली हुई थी उसे हम लोगों ने यहां पुट कर दिया है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक काम करिए आप मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए अपॉन में हम लोग n को कॉमन ले लेते हैं, तो ये n इधर चला जाएगा मतलब n माइनस n, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मतलब ये बन जाएगा +1। ठीक है, तो आपका ये दोनों n तो माइनस हो गए, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू निकल के आ गया है, ये n कट गए, 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी थी, एक बार आप आराम से देख लीजिएगा, होपफुली आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। तो अभी जो आंसर निकला है वो निकला है आपके मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में, लेकिन आपको ऑप्शन आंसर निकालना है सेंटीमीटर के फॉर्म में। ठीक है, तो सेंटीमीटर के फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में दिखा गया है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो है वो है आपकी 1 अपॉन n सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड कर लीजिएगा, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने बराबर हो जाएगा, एक डिवीजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन n सेंटीमीटर। समझ आया, ठीक है, तो आगे चलते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और हम लोगों ने लीस्ट 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल ली है, मतलब 1 अपॉन n इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू क्या था, 1 अपॉन n सेंटीमीटर। तो आपका जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। तो देखिए 1 अपॉन n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, एक बार आप टाइम लेके इसे सॉल्व करके खुद से देखिएगा, और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नीट 2018 का। एक बार पॉज करिएगा और सॉल्व करके देखिएगा, होपफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं। A student measure the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.01 cm। स्क्रू गेज का फिर से क्वेश्चन आया है नीट 2018 में। क्या बोला गया है कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू है आपका 0.001 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है, 5 मिलीमीटर, and 0 of the circular scale division coincide with 25 division above the reference level।
ठीक है, तो मतलब यहां पर बोला गया कि आपकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कितनी है, 25 डिवीजन। आगे देखते हैं, above the reference level if screw gauge has zero error of minus 0.004 सेंटीमीटर, मतलब जो जीरो एरर की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये निगेटिव जीरो एरर, और निगेटिव जीरो एरर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको स्क्रू गेज का जो भी चीजें हम निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं या जो भी चीज निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, डायमीटर इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये निगेटिव जीरो है तो आप क्या करोगे, माइनस जीरो इधर, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग है आपकी 0.01, आपको सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में रखने हैं, ये चीज मिलीमीटर में, इसे करेक्ट करिएगा। ये 5 मिलीमीटर है मतलब 0.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये आपका 0.04 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हाँ, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तीनों ही चीजें हमारी सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। तो मेन स्केल हो गया आपका 0.5 प्लस लीस्ट काउंट है आपका कितना, 0.001 इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग है आपकी 25 माइनस जीरो इधर है आपका माइनस ऑफ 0.004, ठीक है। तो आगे चलते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 प्लस 0.001 इंटू 25 मतलब 0.025 और माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 0.004। आपको एक चीज समझ में आई कि जब आपका निगेटिव जीरो एरर है तो हमने निगेटिव क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, गलतियां हमेशा जोड़ी जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने निगेटिव गलती करी है मतलब आपकी गलती हटा दी जाए। तो यहाँ पे कैसे भी करके आपको एरर को जोड़ना है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लेते और पॉजिटिव 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 भी होता, निगेटिव जीरो है तो आपने पहले निगेटिव ले लिया और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.04, ठीक है, मतलब 0.5 प्लस 0.029, तो क्या बन गया डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.529, ओके। और ऑप्शन है आपका सेंटीमीटर में, हम लोगों ने पहले ही सारी चीजें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है आपका नीट 2013 में। पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं। In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error of 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The quantity P is calculated as follows. ठीक है, तो क्या दी गई है क्वांटिटी P? क्वांटिटी P is equals to A cube B square upon CD, ठीक है। परसेंटेज एरर इन P is, P में आपको परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं चलिए। तो मैंने आपको परसेंटेज एरर निकालने का क्या फॉर्मूला बताया देखिएगा, ओके ठीक है, परसेंटेज एरर, ठीक है, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल्स टू, आपकी A में 3 पावर है तो जो भी पावर है वो आ जाती है कोफिशिएंट में, तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A अपॉन A, प्लस B में है पावर 2 तो वो आ जाएगा कोफिशिएंट में मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B अपॉन B, प्लस C और D दोनों ही में पावर 1 है तो आप यहां पर लिख दोगे क्या, डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। कोई डाउट? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये परसेंटेज एरर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज 1%, 2%, 3%, 4% में लिखी है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या देखिए, तो आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा P अपॉन P, ओहो वेरी सॉरी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू 3 इंटू, देखिए सब में परसेंटेज एरर 1 ही है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये पूरे की वैल्यू दी है, डेल्टा A अपॉन A परसेंटेज की वैल्यू दी है, तो आपको अलग से कुछ करने की नहीं है। 3 इंटू 1%, सॉरी 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू कितने परसेंट है, 2%, 1 2 3 4 दिया है, ठीक है, प्लस 3% प्लस 4%,
ठीक है, ABCD का परसेंटेज 1%, 2%, 3% और 4% दिया गया था। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3% प्लस 4%। ओके, तो 4 4 8 हो गया, 8 और 3 11 और 11 और 3 14। तो डेल्टा P अपॉन P का जो परसेंटेज इधर आया है वो कितने परसेंट निकल के आया है? 14%। तो देखते हैं, चलिए 14% किसी ऑप्शन में दिया है या नहीं। तो बिल्कुल 14% ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो परसेंटेज इधर से मैंने पहले ही कहा था कि इससे लगातार हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था और ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2013 में। तो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करके जाना है। आप क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो एक बार आप सारे क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। और एक चीज और, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आपको जब भी लेक्चर देखने आना है तो पहले थ्योरी रिवाइज करके आना है, फॉर्मूले रिवाइज करके आना है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को देखते ही पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सको और उसके बाद से सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हमारा नीट 2010 में। मेंस मतलब पहले मेंस और इसके अलावा मतलब दो नीट के एग्जाम हुआ करते थे, एक प्री और एक मेंस। तो ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? A student measure the distance travel in free fall of a body initially at rest। ठीक है, देखिए फ्री फॉल का कांसेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम मोशन इन 1D कवर करने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको फ्री फॉल का कांसेप्ट प्रॉपर्ली बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका कोई हाइट है, इस पोजीशन से आपको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप कर रहे हो तो इस पोजीशन पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि a student measure the distance travel in free fall of a body। मान लीजिए इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, मैं कह देता हूं कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी h। ठीक है, तो उसने अगर h डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो क्या बोल रहा है? ठीक है, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, शुरुआत में वो रेस्ट में, देखिए इसने अलग से स्पेसिफाई कर भी दिया। ठीक है, he uses this data to estimate g। वो इस डाटा का यूज क्या निकालने में कर रहा है? g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालने में कर रहा है। देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी if the maximum percentage error in measurement of distance and time are e1 and e2 respectively। ठीक है, तो परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, सॉरी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्या? इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस के लिए बोला गया, तो डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या है आपका? E1। वहीं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या दिया गया है? टाइम के लिए वो वैल्यू दी गई है आपकी E2। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि द परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ G। ठीक है, तो आपको यहां पर डिस्टेंस का दे दिया गया है, टाइम का दे दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे निकालना है G की वैल्यू। अच्छा, एक चीज तो और है कि आपको पता होगा फार्मूला कि T is equal to under root of 2h/g। फ्री फॉल के लिए आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। ये फार्मूला कैसे आता है, चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। क्या होता है हमारे पास फार्मूला? हमें निकालना क्या है? स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल, डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल का निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? s is equals to ut plus half at square। देखिए, एक चीज और है कि बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला फार्मूला लगाए। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम ये वाला फार्मूला हम लोग ये चीज में कंफ्यूज हो, तो आप देखिए कि वैल्यू दी क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस, क्वेश्चन में दिया गया है टाइम। तो जब डिस्टेंस और टाइम की बात होगी तो आपको इक्वेशन लगाना होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों है, साथ ही में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी इसके अलावा इक्वेशन नहीं है जहां पे डिस्टेंस और टाइम की बात हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में s है लेकिन टाइम नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस at में t है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो जब दोनों ही चीजें दी गई हो तो आपको वो इक्वेशन लगाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। आपको पता है कि उसका फ्री फॉल हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो आपका ये टर्म कितना हो गया? 0। तो आपका s जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं h लिखूंगा, h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो इसी से हमारा फार्मूला होता है t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g, सॉरी g स्क्वायर इज t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g।
ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जब आपका आ गया है टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2h अपॉन टी स्क्वायर। समझ आया? क्योंकि आपको परसेंटेज एरर इन जी निकालना था, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो अब चलिए निकालते हैं परसेंटेज एरर। उसमें तो आप महारत हासिल कर चुके हो। डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक है, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इस टू से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कभी परसेंटेज एरर में, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, जब कुछ चीज कांस्टेंट है तो उस पे काहेगा एरर, कांस्टेंट पर कोई भी एरर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच अपॉन एच, ओहो, डेल्टा एच अपॉन एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। ये तो समझ गए हो ना आप, क्योंकि टाइम की पावर 2 है तो इसलिए आपने लिख दिया डेल्टा टी अपॉन टी। सो थोड़ा सा लैग कर रहा है, टेक्निकल इशू है, थोड़ी सी कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। डेल्टा एच अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, देखिए डिस्टेंस में जो वैल्यू दी गई है वो है आपकी E1, ठीक है, तो आप यहां पे लिख दोगे E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी, टाइम में परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना है E2, तो आप यहां पे लिख दोगे क्या 2 टाइम्स ऑफ E2, तो डेल्टा G अपॉन G की वैल्यू आ गई है E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या, E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये वाला, ये भी क्वेश्चन नीट 2010 में भी परसेंटेज एरर से है, तो आपको ये समझ आया गया होगा कि परसेंटेज एरर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हमारे एक्यूरेसी, प्रिसीजन इन इंस्ट्रूमेंट और एरर वाले जो टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं। उसके बाद हम लोग को अगला टॉपिक देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नीट 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो को पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.5 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है। एक बात बताइए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू दी गई है आपके क्वेश्चन में 55.3 मीटर, ओहो सॉरी 55.3 मीटर इनटू जो ब्रेथ का एरिया दिया गया है वो आपका दिया गया है 25 मीटर। ओके, सो लेंथ इज 55.3 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर, दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखिए आपको एक और तरीका बताता हूं, जब भी आप कैलकुलेशन में फंसो, जैसे इस कैलकुलेशन को अगर आप 55.3 into 25 करके जाओगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके कैलकुलेट करना चालू करोगे तो आपका 1 मिनट ऐसे ही चला जाएगा, और यही टाइम तो आपको बचाना है। तो हम कैसे बता सकते हैं, तो जब भी हम इस पूरी प्रारंभ सीरीज को मतलब आप जब अटेंड करोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो पता चलेगा, साथ में कैलकुलेशंस के भी नए नए तरीके देखने को मिलेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए ये हमारे दिया गया है 55.3 into 25 को हम लिख सकते हैं 100 upon 4, 100 upon 4। तो इसे हम आगे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 5530 upon 4। देखिए अब कितना आसान हो गया सॉल्यूशन। अगर आप इसे 25 से कैलकुलेट करने बैठते, मल्टीप्लाई करने बैठते तो कितना टाइम जाता आपका। अब देखिए 4 से कर लीजिए, 4 1 जा 4, 1 कैरी बचा तो बन गया 15, 4 3 जा 12, कैरी बचा 3 तो ये बन गया 33, 4 8 जा 32, कितना कैरी बचा 1 तो अब बचा 10, 4 2 जा 8, कैरी कितना बचा 2, और अब आप डेसिमल लगा चुके हो, तो डेसिमल लगा चुके हो तो आप उसके पीछे 2 मतलब 2 के बाद 0 लगा लो 20, और 4 5 जा 20 होता है, तो 1382.5 एंड आपको निकालना है एरिया, तो ये आ जाएगा आपका किसमें मीटर स्क्वायर में। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंट फिगर का, और क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज, है ना, तो राउंडिंग ऑफ के बाद करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स का वैल्यू बताना है। तो एक बात बताइए, आप सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कैसे करते हो, आपको उस डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है जितना दोनों मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज में कम हो। मतलब आपके पास मल्टीप्लाई होने वाली दो वैल्यूज हैं 55.2 into 25,
55.3 में आपके हैं टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर और वहीं 25 में है आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो उन दोनों वैल्यूज में से जिस वैल्यू के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके ऑप्शन में भी होंगे। तो इसमें होने चाहिए आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है मतलब इसे हंड्रेड्स के टर्म में ले जाना है। अब अगर आपके पास 1382 है, 1382 है, इसे आप या तो 1300 लिख सकते हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में या तो 1400 लिख सकते हो। पर आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि 1382 किसके करीब है, 1400 के। तो आपका जो करेक्ट आंसर एरिया में निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका 10 टू की पावर के फॉर्म में दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं 14 इंटू 10 टू की पावर ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सिग्निफिकेंट फिगर का आया, ये सवाल आया है 2022 में, नीट 2022 में। क्वेश्चन देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है नीट 2020 में। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Taking into account the significant figure, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 meter? ठीक है, तो आपको निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर, सब्सट्रैक्शन करना है यहाँ पे। तो क्या क्या है, दो टर्म है, पहला है 9.99 मीटर माइनस ऑफ 0.0099 मीटर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सब्सट्रैक्ट करना है आपको यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसके बाद भी 2 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, अभी बन चुका है 8, 8 में 0 गया 8, 9 में 0 गया 9 और फिर से 9 में 0 गया तो 9। तो आ गया क्या, आंसर क्या है आपका 9.9801। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हाँ या ना? जिन लोगों ने बोला है हाँ वो बिल्कुल गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि जब भी आप आंसर निकालो तो आपको जो दोनों सब्सट्रैक्ट होने वाली, लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया था हम लोगों ने, इस क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन किया है, तो जो दो सब्सट्रैक्ट होने वाली वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज में से जिस वैल्यू के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होने चाहिए। अगर आप देखोगे, इसे हम एक बार मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस वैल्यू में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर इस पे देखोगे तो कितने हैं, आपको ये तो पता होगा ना डेसिमल वाला कांसेप्ट कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालते हैं। डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज सिग्निफिकेंट होती हैं। इस हिसाब से इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आगे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होने चाहिए। तो इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और जब आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखोगे तब ये आंसर क्या बन जाएगा, 9.98 मीटर। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, इस ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा और इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रॉपर्ली सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ करना भी समझ आया होगा। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे 2 ही क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज के आपको डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2022 में। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, डायमेंशन ऑफ ML T-2 A-2। ठीक है, तो ये डायमेंशन किससे मैच करेगा। ठीक है, देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। ठीक है, देखिए वैसे इसमें क्या करना है आपको कि इसमें से इन चारों के आपको सबसे पहले डायमेंशन निकालने होंगे और उन चारों के डायमेंशन निकालने के बाद आपको मैच करना होगा कि ये जो डायमेंशन हमें दिया गया है ये डायमेंशन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इन चारों को अलग अलग डायमेंशन निकालना थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं ये होमवर्क देता हूं और आपको बताना है कि आपका आंसर एक बार में सही आया था या नहीं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो नीट 2022 में डायमेंशनल एनालिसिस से आया हुआ है उसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके,
चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2021 से, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ E and G respectively donate the energy and gravitational constant. E है आपकी एनर्जी और G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, then E upon G has dimension of. आपको E upon G का डायमेंशन बताना है, ठीक है। किसका डायमेंशन बताना है? E upon G का। एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है वर्क के बराबर होता है, और वर्क का डायमेंशन आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स का होता है mlt - 2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो एनर्जी का हो जाएगा वर्क के बराबर, मतलब m L² T - 2, ठीक है। अब G का देखते हैं। आपको होपफुली एनर्जी का डायमेंशन निकालते आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूं। क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन जो होता है आपके वर्क के बराबर होता है। वर्क इज इक्वल टू हो जाता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फोर्स का भी मैं बता देता हूं, चलिए। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फार्मूला, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास का हो गया आपका kg, ओ सॉरी हमें डायमेंशन निकालना है, वेरी सॉरी, ओके। तो मास का हो जाएगा m, एरिया सॉरी एक्सेलरेशन का हो जाएगा lt - 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की एक लेंथ है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया है m L² T - 2, ठीक है। तो आपने यहां पर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा है? m L² T - 2। G का निकालते हैं, तो G का निकालने का तरीका हमारा फोर्स से है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? G इंटू m1 m2 अपॉन ऑफ r², ठीक है। आपको किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है? G का, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन ऑफ m1 m2, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पेज हमारे पास है या नहीं। चलिए अगला पेज भी है हमारे पास। तो G इज इक्वल टू क्या मैंने बताया? फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर या डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन ऑफ, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। दो बॉडीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस है r अपॉन ऑफ m1 m2, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए निकालते हैं। तो G का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m, फोर्स का होता है m L T - 2, मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया आपको करके, इनटू रेडियस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन m1 m2 मतलब m का स्क्वायर। तो G का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? ये m की पावर 2 है, ऊपर जाके -2 बन जाएगी, और ये एक m से माइनस हो जाएगी, तो मतलब m - 1 बन जाएगा। L 1 और 2 मतलब L की पावर हो जाएगी आपकी 3 और T की पावर हो जाएगी -2। देखिए G का डायमेंशनल फार्मूला नीट के पेपर में कई बार डायरेक्टली पूछा हुआ है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप G का डायमेंशनल फार्मूला भी याद कर लो, ठीक है। क्या हो जाता है? m - 1 L³ T - 2, ठीक है। इसको वैसे ज्यादातर 132 से याद रखते हैं, 1 3 2, अगर याद रखना चाहो तो याद कर लो, m - 1 L³ T - 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें निकालना था E अपॉन G का डायमेंशनल फार्मूला, तो G का निकाला हम लोगों ने क्या? 132, m - 1 L³ T - 2, याद रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो E अपॉन G का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा? m यहाँ पर 1 है, ये ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा आपका m²। L की पावर 3 है, ऊपर क्या है? 2, तो 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -3, और -3 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? L की पावर -1, m² L की पावर -1, और T - 2 कट जाएगा तो बचेगा T की पावर 0, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, एक बार देखते हैं कि हमारा आंसर सही मैच कर रहा है या नहीं। m² L - 1 T0, m² L - 1 T0, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है और आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2021 में। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपने एनर्जी और G का डायमेंशनल फार्मूला पहले से याद किया होता तो ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल था। इसलिए जो चीजें बताई जाती हैं कि ये इसके डायमेंशनल फार्मूले कई बार पूछे गए हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूले को आपको रटना भी है, रटना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कांसेप्ट समझना, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें रटते भी चलना है, याद भी करते चलना है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का अगला क्वेश्चन, जो कि फिर से नीट 2021 में आया हुआ है। देख रहे हो आप रिसेंट में ही कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करते हैं, देन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर, ओके सॉरी इस मच्छर के कारण ये बोर्ड बार-बार मूव होता है, वेरी सॉरी। So force, acceleration और time are chosen as fundamental physical quantities. So find the dimension of energy. Energy का आपको dimension बताना है, अगर force, acceleration और time को हम लोग fundamental quantities मानते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको परसेंटेज इरर वाला क्वेश्चन बताया था। जैसे हम लोग नॉर्मली
फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे लेते हैं, मास को, लेंथ को, टाइम को mlt के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे मानना है, फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को। तो फोर्स और एक्सेलरेशन और टाइम के फॉर्म में आपको एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो आप क्या दोगे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर a, ठीक है, एक्सेलरेशन की पावर b और वही टाइम की पावर c, ओके सॉरी, टाइम की पावर c, ठीक है। तो एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, m l स्क्वायर t माइनस 2। देखिए यहां पे भी एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले की जरूरत पड़ी, ठीक है। बीच में आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट आता है k लिखते हैं, तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा आपका m l t माइनस 2। देखिए ये फार्मूले याद हैं आपको तो ही आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, वरना अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने बैठे तो आप फिर पूरा पेपर तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जितना ही जरूरी आपको कंसेप्ट समझना है उतना ही जरूरी कुछ चीजें याद करना भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है आपका l t माइनस 2 और इसकी पावर कितनी है b, और साथ ही में क्या है तीसरी चीज टाइम। तो टाइम का हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है t और t की पावर हो जाती है c। देखिए फिर से कहीं मच्छर बैठा, इसके कारण काफी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा, ओके थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ओके विजिबल है। तो टाइम की पावर हो जाएगी c। आगे देखते हैं, तो देखिएगा, तो हमारा m इधर लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक काम करते हैं, देखिएगा हम लोग सबसे पहले m l t तीनों को एक साथ बैलेंस कर लेते हैं। तो m l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि m की पावर क्या हो जाएगी a, बस a, ठीक है, इन दोनों में m नहीं है, ठीक है। l की पावर क्या हो जाएगी, देखिएगा l की पावर हो जाएगी आपकी a प्लस b, c में है ही नहीं, और t की पावर क्या हो जाएगी, ये है माइनस 2a माइनस 2b, सॉरी माइनस 2a माइनस 2b प्लस c। समझ आया, यहां m की पावर है 1, l की पावर है 2 और t की पावर है माइनस 2। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको समझ में आया कि आपका a जो है वो इक्वल है आपके 1 के, इसके साथ a प्लस b है आपके इक्वल 2 के, a प्लस b इज इक्वल टू है आपका 2, और सिमिलरली जो c है, c किसके, सॉरी माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके माइनस 2 के, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आपके बने। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 है, तो आपको यहां पे क्या समझ में आ गया, b इज इक्वल टू 2 माइनस a मतलब 2 माइनस 1। तो इससे आपको एक चीज और पता चल गई कि b इज इक्वल टू भी आपका b इज इक्वल टू भी आपका 1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, b किसके इक्वल है आपका 1 के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 1 मिल गया, b इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, इससे निकालने की कोशिश करते हैं, माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। क्या है इक्वेशन, माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। आपको पता है a और b की वैल्यू 1 है, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। 2 और 2 4 बन जाएगा, मतलब माइनस 4, और माइनस 4 इधर जाके बन जाएगा प्लस 4, क्या बन जाएगा प्लस 4। तो c की वैल्यू जो आगे निकल के आएगी वो आएगी प्लस 2, ठीक है। तो आपकी a की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे कितनी 1, b की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1, और c की वैल्यू निकल के आई है 2। और a b और c क्या थे, ये थे पावर के, फोर्स एक्सेलरेशन, पावर थे फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के। मैंने क्या कहा था इक्वेशन, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b और टाइम पीरियड की पावर c। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1 और टाइम पीरियड की पावर 2। समझ आया, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1, टाइम की पावर 2। फोर्स की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1 और टाइम की पावर 2। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया, जितना ही इंपॉर्टेंट आपका परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये तरीके का डायमेंशनल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, कंपेयर वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस।
अब देखिए स्ट्रेस का डायमेंशन आपको ज्यादातर फार्मूला तो याद ही होगा, तो हमें बहुत टाइम लगने नहीं वाला है, फटाक से सॉल्व करते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है, होपफुली आपने पॉज करके क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं। स्ट्रेस जो होता है ना वो करीब करीब फोर्स के मतलब प्रेशर के बराबर होता है। क्या होता है स्ट्रेस का फार्मूला? फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे कहीं पे मच्छर बैठा हुआ है इस कारण डबल स्क्रीन दिख रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है? m होता है mlt-2 अपॉन एरिया है आपका l स्क्वायर। तो आपका स्ट्रेस का फार्मूला जो है वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा ml-1 ये आपका करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ जाएगा। ml-1 मींस ऑप्शन नंबर डी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे इससे भी होमवर्क में किया जा सकता है। चलिए इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन। क्या लिखा है सबसे पहले? इंपल्स। ठीक है, पहले ये ऑप्शन वाले देखते हैं। ठीक है, इंपल्स क्या होता है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, आप एक बार इसे पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m l t-2 इनटू टाइम क्या हो जाएगा? t, तो ये बन जाएगा m l t-1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L। इससे यही समझ में आ गया कि फोर्स पर यूनिट ये तो नहीं, मतलब इक्वल तो नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत सॉल्व हो गया। चलिए प्रॉपर्ली सॉल्व कर ही देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू आप 8 अलग अलग डायमेंशनल फार्मूले सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा फोर्स का? m l t-2 अपॉन ऑफ लेंथ है l, तो क्या हो गया हमारा? m t-2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। देखिए आपको एग्जाम में पूरा नहीं सॉल्व करना है, मैंने पहले ही बता दिया। फार्मूला देखते ही समझ में आ गया कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने नहीं जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं फटाक से। अगला एंगुलर मोमेंटम और वर्क। ठीक है, वैसे आपको एक चीज पहले से पता है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो वर्क के तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला आपका निकल के आता है वो खुद आपका निकल के आता है I into ओमेगा। ठीक है, या फिर टॉर्क के थ्रू कुछ फार्मूला निकलता है। टॉर्क और वर्क का जब डायमेंशनल फार्मूला बराबर है, अच्छा देखिए नीचे मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? I into ओमेगा, और टॉर्क जो हो जाता है, सॉरी वर्क हो जाता है, वर्क का तो आपको मैंने याद करा दिया है, क्या? m l स्क्वायर t-2। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है? ml स्क्वायर इनटू ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब t इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m l स्क्वायर t-1, और फोर्स का क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t-2। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं मैच कर रहे हैं, आपको पता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख ही रहा है करेक्ट होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे पास अगला पेज तो नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है, नीचे वाले दो निकालने हैं आपको। वैसे ये तो पता ही होगा कि वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। आपको एक और टास्क दिया जा रहा है होमवर्क के लिए कि आपको ये देखना है कि किन किन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। अगर आप ये लिस्ट बना लोगे, 5-6 होती हैं, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-1.5 मिनट आपके डायरेक्ट बच जाएंगे। आपने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट मारा। जैसे अगर आपको ये याद होता कि वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, तो आप सीधे मार के आगे बढ़ जाते। एटलीस्ट आपका 1 से 1.5 मिनट पूरा सेव होता। और यही कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं एग्जाम में टाइम बचाने की। अगर आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से टाइम बचाओगे तो आपको फाइनली जो क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट है, जो आपने नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। कुछ कहीं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, कुछ थोड़ी देर बाद आपका दिमाग में क्लिक करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम बचा के ही आप वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये 2 साल लगातार आया है, नीट 2012 और 11। डायमेंशनल ऑफ 1 ओके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ठीक है, मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनवर्स का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा यहाँ पे कि C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाता है C। ठीक है, वेरी सॉरी। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ी छोटा दिख रहा हो। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। और -1/2 का मतलब देखिए, अगर 1/2 होता तो ये बन जाता अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अगर 1/2 होता तो। लेकिन -1/2 है, मतलब ये है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो c के बराबर हो जाएगा। और c का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? c इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता है, क्या होता है? lt-1। किसी भी स्पीड का, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt-1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सभी चैप्टर से मिल के बना है। जैसे अगर आपको वो c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट याद नहीं होता तो शायद तक आप इसका डायमेंशनल फार्मूला कभी नहीं निकाल पाते, क्योंकि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की निकाल तो लेते हैं, लेकिन इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर हर चैप्टर से लिंक्ड है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नीट 2010 से, द डायमेंशन ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर वेयर e नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड e इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको यहां पर इसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। होपफुली आपने इसे पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, जहां पे e स्क्वायर जो है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। किसका फार्मूला होता है ये होता है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का। और एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी सॉरी, ठीक है। तो एनर्जी, ओहो यहाँ पे कहीं पे मच्छर बैठा हुआ है इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है। तो E का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए एनर्जी हो जाता है, मैंने आपको याद करा दिया है। आप एक चीज देखिए आपने कि एनर्जी का कितनी बार यूज हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ml2t-2 अपॉन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा l3, और ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर, ठीक है। तो साफ साफ निकल गया l3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा l की पावर -3, और l की पावर -3 प्लस 2 से जुड़ेगा तो बन जाएगा -1, मतलब ml-1t-2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ml-1t-2, ml-1t-2 मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। देखिए, इफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन एज m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, then the physical quantity will be, ओके ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का आपको पता है कि lt-1 मतलब m0 l की पावर 1 t की पावर -1, मतलब a की पावर आपकी यहां पर देखिए a की पावर, ये मतलब ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का होता है m0 l t-2, l की पावर 1 है, तो a की पावर 1 ये भी गलत, a की पावर यहां भी 0 चाहिए थी। आगे देखते हैं फोर्स। फोर्स का क्या है? m l t-2, मतलब m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है, a की पावर a की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू क्या बताई थी हमने? mlt-2, वेरी सॉरी, mlt-2, ठीक है, अपॉन ऑफ एरिया हो जाएगा आपका l स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर बन जाएगा आपका l की पावर -1 इनटू t की पावर -2 था ही, तो m-1 ml-1t-2 मतलब m की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर -1 और c का मतलब -2, 1 -1 और -2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब 1 2 3 नहीं आया तो अंडरस्टूड था कि आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, और आपने ये सॉल्व करके देख भी लिया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था नीट 2009 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नीट 2008 से। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? which of the following 5 physical parameter have same, which of the following 5 physical parameter have same dimension। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 करके दिया गया और आपको बोला गया कि इनमें से किन दो का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, फटाक से देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? देखिएगा, मैंने आपको पहले अभी भी बताया, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का हो जाएगा आपका ml2t-2
अपॉन ऑफ वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका m l माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अभी अभी निकाल के देखा है। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, दूसरे वाला क्वेश्चन में बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन लाइट या फिर वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, ये मीडियम है और ये एयर है, तो दोनों वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी m0 l0 t0। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो दोनों की परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो ये भी सेम है, मतलब ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो जाएगी m0 l0 t0। मतलब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 इन ऑप्शंस में नहीं है, फिर तो कोई और होगा। चलिए निकालते हैं डी, कोई एक पेज और है हमारे पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया देखिए हमारे पास, यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस, तो आपको पता है यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस जो है उसका हो जाता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स है, अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखिए लेंथ लेंथ तो कट जाएगा, तो यंग मॉडुलस का स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, मतलब यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। क्या होता है फोर्स, m l t माइनस 2 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, वेरी सॉरी, ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो m l t माइनस 2 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा l स्क्वायर, तो ये बन जाएगा m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, m माइनस l माइनस 1 t माइनस 2, m l माइनस 1 t माइनस 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऐसा कुछ दिया, 1 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार फिफ्थ भी निकाल ही देते हैं। चलिए फिफ्थ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये वाला फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB। QVB, यहाँ पे फोर्स का पता है आपको, चार्ज का पता है आपको, और वेलोसिटी, ये जो V है ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपको फोर्स, चार्ज और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला तो पता ही होगा, तो इस तरह से आप डी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। हमारा ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं होमवर्क। आपको सब कुछ ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो इसी तरीके से आपको ये आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड ऑफ करंट वुड बी। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। चलिए ठीक है, तो आपको पता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ओह वेरी सॉरी। ठीक है, अभी विजिबल है क्वेश्चन प्रॉपर्ली, इज इट विजिबल, चेक करके बताइए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है आपके पास। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास V अपॉन I। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज Q, और नीचे करंट है ही I। ठीक है, वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया जा चुका है, क्या होता है, m m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन ऑफ चार्ज का क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है AT एम्पियर इनटू टाइम पीरियड इनटू करंट का भी हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, आसान सा, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, ठीक है, l स्क्वायर t माइनस 2 था और एक और नीचे आ गया तो ये हो गया माइनस 3 t माइनस 3, और a जो है वो एरिया मतलब सॉरी एम्पियर इनटू एम्पियर मतलब a की पावर माइनस 2 हो गया। देखिए यहाँ पे एम्पियर को करंट बोला है, तो इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, m l स्क्वायर t की पावर माइनस 3 a की पावर सॉरी i की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस 3 i की पावर माइनस 2, m l स्क्वायर
ml² t की पावर -3 I की पावर -2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका नीट 2007 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको शायद थोड़ी छोटे दिख रहे हैं, थोड़ी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली अब प्रॉपर्ली विजिबल होगा। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ, मतलब प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, अलग अलग प्लैंक कांस्टेंट जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h से, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे रिप्रेजेंट करते हैं I से। ठीक है, आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू h इनटू म्यू, E इज इक्वल टू होता है आपका h म्यू, या फिर hf लिख लीजिए, f जो है आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू hf, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओहो सॉरी, ठीक है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉन I इज इक्वल टू आपको बहुत बचपन से पता है ml² होता है। ठीक है, एनर्जी का मैंने क्या बताया था, ml सॉरी ओके ml² t-2, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जब 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो आप टाइम पीरियड को भेज दो ऊपर, अपॉन ये हो जाएगा m इंटू l²। ठीक है, तो m से m कट गया, l² से l² कट गया, तो अब बचा सिर्फ और सिर्फ t। ओके, t की पावर -2 है और t है, तो बचा हमारा t की पावर -1। क्या बचा, t की पावर -1, और जो t की पावर -1 है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और 1 अपॉन टाइम पीरियड अभी अभी आपने देखा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा क्वेश्चन आपका 2005 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है फिर से नीट 2004 और नीट 1992, दो बार यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना। अभी आपको कुछ देर पहले बता दिया गया था, क्या था डायमेंशनल फार्मूला, याद है किसी को? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आया था हमारा। G का डायमेंशनल फार्मूला हमारा निकल के आया था m-1 l क्यूब t-2। मैंने क्या बताया था आपको, 132 132 132 m-1 l क्यूब t-2, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया हुआ है नीट 1999 में। क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है आपको। ठीक है, निकाल रहे हो आप लोग? आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि होता है आपका फाई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है, आपको निकालने के लिए बोला गया फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्यू का तो आपको पता है क्या होता है, ए इंटू टी, वी है आपकी वेलोसिटी, क्या हो जाएगी एल टी -1, और आपको बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था, देखिए अगला पेज है क्या हमारे पास, ठीक है नहीं है, ठीक है हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। आपको पता है कि F इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास Q V B। ठीक है, तो ओके ठीक है, F फाई इज इक्वल टू, ओह वेरी सॉरी हमसे एक गलती हो गई। ठीक है, वेरी सॉरी, फाई इज इक्वल टू होता है आपके पास B इंटू A। ठीक है, B का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और A का आपको पता है कि A इज एरिया, मतलब इसका हो जाएगा L²। ठीक है, B का चलिए निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है Q इंटू V इंटू B, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q इंटू V। ठीक है, फोर्स हो जाएगा आपका M L T -2 अपॉन, ओहो चलिए देखें आगे, तो क्या हो जाएगा आपका MLT -2 अपॉन चार्ज का हो जाएगा A इंटू टी, यहाँ पे कहीं पे मच्छर बैठा हुआ है शायद इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, उड़ गया, ओह सॉरी। तो ठीक है, चार्ज का क्या हो जाएगा हमारा A इंटू टी इंटू वेलोसिटी हो जाएगा LT -1, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ओके L से L कट गया, बन जाएगा ये आपका M। ठीक है, L की पावर हो जाएगी आपकी 0,
टी की पावर हो जाएगी आपकी -2 है, नीचे से -1 प्लस बन जाएगा तो टी की पावर -1 और ए की पावर भी हो जाएगी, ओ वेरी सॉरी, ये टी से ये टी भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो टी की पावर बचेगी -2, टी की पावर हो जाएगी आपकी -2, क्योंकि यहां से ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और आपका ए की पावर कितनी बन रही है, ए की पावर -1, तो m टी की पावर -2 ए की पावर -1, m l की पावर 0, m l की पावर 0, ओके कहीं हमने मिस्टेक करी है क्या, q इंटू ए इंटू टी, ओके अच्छा अभी तो ये b का निकला है, वेरी सॉरी, अभी आपका b का आंसर निकला है, हमें निकालना है फाई का, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होती है, b इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू l0 t की पावर -2 a की पावर -1 इंटू एरिया क्या हो जाता है l स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला, m l स्क्वायर t -2 a -1, ये आपका करेक्ट डायमेंशन फार्मूला निकल के आएगा, m l स्क्वायर t -2 a ml स्क्वायर t -2 a -1, ml स्क्वायर t -2 a -1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ी पुराना जरूर है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं आपको नीट 1990 का सवाल लेके आया, क्योंकि मैंने आपने शुरुआत में देख लिया होगा थंबनेल में कि ये जो सीरीज थी इसमें इस चैप्टर पे मैं प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चंस करा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसके चांसेस है नेक्स्ट ईयर आने के, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज में स्पेस भी खाली है, थोड़ी सी बड़ा क्वेश्चन है, इसे लगाना जरूर है आपको खुद से, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन में बड़ा कर देता हूं, इसे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो अब ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली विजिबल होगा आपको, है ना। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है according to Newton the viscous force acting between liquid layer of area A and velocity gradient delta V upon delta Z is given by F is equals to eta A delta V by delta Z। अच्छा तो ये फोर्स है viscous force, if eta is constant called coefficient of velocity viscosity then आपको eta का बताना है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। क्या है फार्मूला, F is equals to minus of eta A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्स का क्या होता है आपके पास, m l t -2, ईटा का आपको डायमेंशनल फार्मूला देखिए ये भी याद करके जाना है, अभी हम निकाल के दिखा देंगे कि क्या होता है। जो A है वो क्या है आपका एरिया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा l स्क्वायर इनटू आपको पता है ग्रेडियंट जहां पे भी आता है ना वहां पे पर यूनिट लेंथ लगा दो, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी का क्या होता है lt -1 अपॉन लेंथ का हो जाएगा l। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे सबसे पहले तो आप एक काम करिए, वेरी सॉरी, ठीक है, तो इस L से इस L को काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक L से एक L ये कट गया, तो क्या बचेगा m t -2 ओ सॉरी m t -2 इज इक्वल्स टू eta इनटू l t -1 l t -1, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा देखिए ईटा का, यही निकाल देते हैं, क्यों नेक्स्ट पेज में जाए, ओके शायद रेड कलर उतना प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है इसलिए हम इस कलर से लिखेंगे। क्या होता है देखिएगा, आपको निकालना है ईटा, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास mt -2 अपॉन ऑफ, ये वाला ज्यादा अच्छा विजिबल था, ठीक है, mt -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास अपॉन ऑफ lt -1, तो ईटा का क्या निकल के आ गया m l ऊपर गया तो बन जाएगा l की पावर -1 और t जो है इसकी पावर -1 ऊपर जाके प्लस बन जाएगी तो बन जाएगा t की पावर -1, तो ईटा का जो निकल के आया वो निकल गया m l -1 t -1, m l -1 t -1, ऑप्शन नंबर डी। ये मैं इसलिए भी लेके आया था क्वेश्चन क्योंकि ईटा का डायमेंशनल फार्मूला भी उतना ही जरूरी है याद करना जितना कि g का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया 1 m l -1 t -1 और इसकी ट्रिक क्या है 111, ठीक है। तो 1990 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर से कर लीजिएगा। ईटा का क्या होता है 111 m l -1 t -1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता था 132 m -1 l क्यूब t -2, माइनस प्लस आप थोड़ा बहुत इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, तो ठीक है ओके, तो हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी खत्म कर लिया। अब हम लोग को देखना है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। पीछे हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखा,
अब जो भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने निकालना सीखा, अब उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम इसके थ्रू सीखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं जिससे प्रॉपर्ली विजिबल हो आपको। ठीक है, होपफुली अब आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली विजिबल होगा। क्या बोला गया है? अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ c g e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट इज, ओके, c है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, g है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और e है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मान ली कोई फिजिकल क्वांटिटी p है, वो इन तीनों से बनेगी अगर, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए c g और e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर को आपको देखना है कि कौन सी पावर करेक्ट आएगी। समझ रहे हो? एक काम करते हैं ना, हम इसका देखिए, अगर आप इतना बड़ा लिखोगे ना, लंबा सा कैलकुलेशन आएगा, पेपर में स्पेस होती है रफ कॉपी के लिए थोड़ी सी, आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो कि आप c g और e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट में से e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट को कोई टर्म मान लो। जैसे इसे मैं मान लेता हूं p, ठीक है, p, ठीक है। मान लिया मैं सबसे पहले कहता हूं फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर हो गया आपका a, g की पावर हो गया आपका b, और e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट मैं मान लीजिए बोल देता हूं f इज इक्वल्स टू है आपका e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट। वैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का? 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 मतलब e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है कि आपकी जो ये क्वांटिटी है, ये वाली, इसका चाहिए, तो आप फोर्स में r स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। तो e स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी, ठीक है, e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू r स्क्वायर, फोर्स इनटू r स्क्वायर। एक बार देखते हैं नेक्स्ट पेज खाली है या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला पेज भी खाली मिल गया है हमें। तो e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का हो जाएगा m l t माइनस 2 इनटू l स्क्वायर, हो गया। तो क्या बन जाएगा ये m l स्क्वायर t माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ गया? ये निकल के आ गया e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, चलिए इस इतना पूरा नहीं लिखते हैं, इसको मैं मान लेता हूं k की पावर हो गई आपकी c। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी p है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बताइए c का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? l t माइनस 1, इसकी पावर हो जाएगी आपकी a, ओके, वेलोसिटी यूनिवर्सल, ओके ठीक है, e एंड e इज चार्ज। ओके, तो आपको बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी जो कि इन तीनों से मिलके बने। ठीक है, ओके, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फॉर्म्ड बाय द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय, ओके ओके ओके। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर है? सॉरी, इसका डायमेंशनल फार्मूला है आपके लेंथ के बराबर। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l t माइनस 1 की पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g था ना, तो g की पावर क्या है? m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, और ये जो k है, k इसी को हम लोगों ने क्या दिया है, तो k की पावर k का फार्मूला क्या है? इसे हम थोड़ी पहले अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये लिखा है हमारा m l स्क्वायर t माइनस 2 की पावर c। समझ आया? थोड़ा सा लाइन पे बार गया है, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l t माइनस 1 की पावर a, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 की पावर b, और तीसरा m l स्क्वायर t माइनस 2 की पावर c, m l स्क्वायर t माइनस 2 की पावर c। समझ आया? ओके, तो देखिएगा अब आपको a b और c की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? m0 l t0, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओके, t0 इज इक्वल्स टू, देखिए m की पावर हो जाएगी आपकी m माइनस 1 है ना, ये वेरी सॉरी, अच्छा हाँ g है तो m माइनस 1 ही होगा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग का इशू आ रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। m की पावर माइनस b प्लस c, l की पावर a प्लस 3b प्लस 2c, और वहीं जो आपकी t आएगा, t की पावर क्या आ जाएगी? t की पावर माइनस a माइनस
2b माइनस 2c। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा है, गलती होने के काफी चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये पहला इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या मिला a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला पेज तो नहीं खाली रहा हमारे पास। ठीक है, इसी पेज में हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है माइनस a माइनस 2b प्लस 2c, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 0 के बराबर। देखिए पहले तो यहां से आपको ये पता चल गया कि b इज इक्वल टू सी है, b इज इक्वल टू सी है, b और c बराबर है। तो आप एक काम करो, यहां पे b और c कोई एक चीज ऐसे लिख लो। ठीक है, वेरी सॉरी, आगे चलते हैं। तो क्या हो गया देखिएगा, ये सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस 2c प्लस सॉरी यहां पे 3c, b को हमने c लिख दिया है, प्लस 2c इज इक्वल टू 1 हो गया। a इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू निकल के आ गया आपका 1 माइनस 5c। ठीक है, वेरी सॉरी, a इज इक्वल टू निकल के आ गया 1 माइनस 5c। ठीक है, a इज इक्वल टू निकल के आ गया 1 माइनस 5c। आगे चलते हैं, तो a की जगह आप लिख दीजिए 1 माइनस 5c इन इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला था, अब इक्वेशन नंबर थर्ड यहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू लिख दीजिए 1 माइनस 5c माइनस 2c माइनस फिर से 2c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया 0। ओ वेरी सॉरी, ठीक है, वेरी सॉरी। एक्चुअली होता क्या है कि जब दो बार आप लगातार साथ में स्क्रीन टच करते हो तो ये मूव करती है ना। और मच्छर में भी चार्जेस होते हैं, आपको पता है। जब मच्छर स्क्रीन को टच करता है और साथ में ये भी स्क्रीन को टच करता है मेरा स्टाइलस, तो दोनों चीजें साथ में चलने के कारण ये मूव कर जाता है। इसलिए जनरली मच्छर के टच करने से स्क्रीन मूव कर जा रही है। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या होगा देखिएगा, इधर देखना है आपको 1 माइनस 5c माइनस 2c। ठीक है, 2 2 4 और 5 9, तो 1 माइनस 9c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू आ गया आपका 9c, तो c की वैल्यू आ गई कितनी 1/9। ओके, शायद तक हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ा है, क्वेश्चन आसान सही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इस कारण से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे यहाँ पे मुझे गड़बड़ी मिल गई है, ये जो यहाँ पे l क्यूब होना चाहिए था, दिखा आपको, अगर ये l क्यूब होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब आपको ये पता चल चुका है, तो अब आपको क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास शॉर्टेज है, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, इस कारण से मुझे ये क्वेश्चन होमवर्क देना पड़ रहा है। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस थोड़ी बड़ा है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। थोड़ी साफ साफ करिएगा, शायद मुझसे थोड़ी साफ ना लिखने के कारण भी ये गलतियां हो रही हैं। तो ये चीजों को करेक्ट करोगे तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, बस वैल्यू सही से पुट करना है, साफ साफ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, बीच का एक माइनस पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए सॉल्व करने के साथ एक और चीज फॉलो करनी होती है, और वो है क्वेश्चन को छोड़ना। आपको क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे एक बार में सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट राउंड में सॉल्व करना है। ओह वेरी सॉरी, ओके ऑलराइट, जस्ट वेट अ सेकंड, हम अभी आगे चलते हैं। वी हैव टू टर्न ऑफ वायरलेस हॉटस्पॉट। चलिए ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में पहुंच चुके हैं, सॉरी पेज नंबर 52 में। स्लाइड 63 स्लाइड्स है टोटल, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 5 से 6 क्वेश्चन और हैं आपके पास। ठीक है, ये है नीट 2016 में आया हुआ सवाल। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीस हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ के डायमेंशन से आपको निकालना है, फटाक से क्या करोगे आप, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक कांस्टेंट h की पावर a, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c की पावर क्या हो जाएगी आपकी b, और साथ ही साथ में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की पावर हो जाएगी c। ठीक है, तो l मतलब यहां पे आप लिख लोगे L1 ओके, L1 T0 इज इक्वल्स टू h की क्या निकाली हम लोगों ने यूनिट, मैंने बताया था आपको E इज इक्वल्स टू hf होता है, h म्यू होता है, तो h इज इक्वल्स टू E अपॉन म्यू, मतलब कि और 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड होता है, तो आप एनर्जी की यूनिट में एक टाइम पीरियड कम कर दो बस। क्या होता है,
तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था E इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास h इंटू म्यू या h इंटू एफ। ओहो ठीक है, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास h इंटू एफ। ठीक है, तो आपको h इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा E अपॉन f, और 1 अपॉन f इज इक्वल टू टाइम पीरियड, तो हो जाएगा आपका एनर्जी इंटू टाइम। समझ आ रहा है? तो h इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 इंटू टाइम पीरियड। समझ आ रहा है? तो h इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, h इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस 1। ठीक है, m l स्क्वायर t की पावर माइनस 1। तो यहां पे लिख दीजिए m l स्क्वायर t की पावर माइनस 1 की पावर a, स्पीड ऑफ लाइट c l t माइनस 1 की पावर b, और g मतलब m 132 याद है? ठीक है, तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 की पावर c। समझ आया? बस एज इट इज a और b और c तीनों को कंपेयर करोगे और इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो एक बार अभी आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग को फिर से सॉल्व करना है और बताना है कि आपका आंसर इस क्वेश्चन में करेक्ट आ रहा है या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको सब कुछ निकाल के दिया जा चुका है, ए बी और सी को कंपेयर कर लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है, बाकी सब कुछ आपके सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, सो डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc, सेम क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज eta की पावर x, rho की पावर y और r की पावर z, where eta, rho and r are coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of tube respectively। ठीक है, eta है आपकी coefficient of viscosity, density, ठीक है, मैंने आपको eta का डायमेंशनल फार्मूला याद करा लिया है, क्या 1 1 1 याद है सभी को? अभी जस्ट पीछे की स्लाइड में आपको दिखाया था मैंने eta का डायमेंशनल फार्मूला m l - 1 t - 1। ओके, आगे देखते हैं। तो और आपको रो का पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा l क्यूब, तो l की पावर -3। ठीक है, और उसके अलावा तीसरी चीज क्या दी गई है आपको, रेडियस, रेडियस इज r मतलब लेंथ है एक। ठीक है, देन x बाय z r। ओके, तो आपको बोला गया कि जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी vc है वो प्रोपोर्शनल है आपके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta के, साथ ही में आपका जो रेडियस ऑफ ट्यूब है r, और तीसरी चीज आपकी क्या है वो है आपकी, ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी रो और तीसरी रेडियस r, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर a, डेंसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c। वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा l t - 1, m0 भी लिख लेते हैं, m0 l t - 1, m0 l t - 1 इज इक्वल टू eta, eta क्या था m l - 1 t - 1 की पावर a। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज बताई जा चुकी है, t की पावर -1 है। ठीक है, माइनस में भी कंफ्यूज नहीं होना है। रो की पावर क्या है, रो आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का है m, वॉल्यूम का है l क्यूब, और l क्यूब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा l की पावर -3, तो बन जाएगा ये m l की पावर -3 t की पावर 0, t की पावर 0, और वहीं जो आपका रेडियस है वो तो है l, l की पावर हो जाएगी c, इसकी पावर है b। बस m को m से कंपेयर करो, l को l से कंपेयर करो और t को t से कंपेयर करो, है ना? तो क्या था हमारे पास m0 l t - 1 इज इक्वल्स टू m की पावर क्या हो जाएगी, ओहो सॉरी, ओके सॉरी कहीं पे बैठा हुआ, ओके उड़ गया। ठीक है, तो m की पावर हो जाएगी आपकी a, ओके a प्लस b, वेरी गुड। l की पावर क्या हो जाएगी, l की पावर हो जाएगी आपकी -a - 3b प्लस c, और t की पावर क्या हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी आपकी -a। ओके, यहाँ पे तो t की पावर 0 है ना, तो t की पावर हो जाएगी, बस आप m को m से कंपेयर करो, l को l से कंपेयर करो और t को t से कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालो, और abc की जो भी वैल्यू निकल के आए उसे आप रख दो डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, सॉरी, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लोइंग थ्रू लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड है। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी का जो आपको फार्मूला है उसमें a और b और c इन तीनों की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, है ना? ओके, ठीक है, तो जहां तक है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब देखिए ऐसा कुछ है कि आपकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी फाइनली निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी क्या, eta की पावर मतलब 1, रो की पावर eta की पावर 1
रो की पावर आ जाएगी -1 और सिमिलरली तीसरी कौन सी चीज है आपकी रेडियस, रेडियस की पावर भी आ जाएगी -1। समझ में आया? मतलब ईटा, रो और आर के टर्म्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना था, तो जब आप इन तीनों के टर्म्स में आंसर लिख रहोगे तो आ जाएगा आपका 1 -1 और -1, 1 -1 और -1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ये नीट 2014 का क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है देखिएगा। तो आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि ये तीसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आता है। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि कैमरा प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं। ओके ऑल राइट, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए देखते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी तो लंबी हो चुकी है, बट डोंट वरी, हम जल्दी ही ये सब खत्म करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, if force, velocity and time period are taken as fundamental unit, then the dimension of mass are। ओके, थोड़ी जल्दी खत्म करना पड़ेगा हमें। क्या बताना है हमें? डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर आ जाएगी आपकी a, वेलोसिटी की